हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर विच इज़ ऑन माइक्रोस्कोप एंड रिलेटेड टेक्निक। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उसमें हम लोग कहाँ से इलेक्ट्रॉन की सोर्स क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मुख्य कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे जो कि हमें लाइट माइक्रोस्कोपी से समझने में सहायता मिलेगी। फिर डिटेल में मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन जो है वो बेसिक एम है हमारा माइक्रोस्कोपी में, जो हमें अचीव करते हैं। माइक्रोस्कोपी में हम टाइम टू टाइम उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स आते हैं उसका मुख्य मकसद यही होता है कि हम उसमें मैग्नीफिकेशन और बेटर रेजोल्यूशन को अचीव कर पाएँ। तो हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के टाइप्स, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। फिर इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग कैसे सैंपल प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लाइट माइक्रोस्कोपी में बताया था। फिर इसके क्या एप्लीकेशंस हैं और लास्ट में हम लोग इसके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, वहाँ पे हम लोग फोटोन का यूज़ कर रहे थे ना, लाइट रेज का यूज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करने के लिए, स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करने के, स्पेसिमेन के ऊपर लाइट देते थे। बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्हाट विल बी हैव, वी विल बी हैविंग द इलेक्ट्रॉन बीम, है ना। इलेक्ट्रॉन की बीम होगी, इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो इल्यूमिनेट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को। और फिर लेंस के जगह पे हम यूज़ करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इसको और अच्छे से समझिए। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक यानी कि एटॉम को फर्दर अगर ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं जो कि निगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, अब जो भी चीज़ नेगेटिवली चार्ज होगा वो किसी वोल्टेज में, है ना, वोल्टेज के इन्फ्लुएंस में वो मूव करता है ना। ये फिजिक्स का बेसिक फंडा है। फिजिक्स आप पढ़ते होंगे, फिजिक्स में ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिलेगी। मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको कि हम इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं एटम से बाहर की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि बाहर ऑर्बिट पे मूव करता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है टाइम टू टाइम बाहर भी निकलता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि सोलर पैनल में यूज़ करते हैं, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल सकते हैं, वो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, कितना एक्सीलरेटिंग वोल्टेज डालेंगे तो कितना वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन का मिलेगा हमें, ये रिलेशन जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका कि हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ लाइट, इन प्लेस ऑफ फोटोन, एज वी वे आर यूजिंग इन दी लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या देख रहे थे कि हम कह रहे थे कि दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ना। माइक्रोस्कोप को क्या कह रहे थे, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, इस तरह से ताकि हमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्नीफाई होकर के मिले, इनलार्ज होकर के मिले, है ना, कई गुना बढ़ जाए। तो हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या देख रहे थे कि उसमें 1000 टाइम्स हम किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग और भी ज़्यादा कर पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन लेंसेज के जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की बीम को इकट्ठा कर सकता है, एक जगह फोकस कर सकता है। जैसे कि लेंस एक जगह पे फोकल लेंथ पे अपने फोकस कर देता था लाइट रेज को, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के बीम को फोकस कर सकता है। अब ये फोकस जो है हमारे अनुसार होगा कि हम इसको कहाँ फोकस करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लेंस कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज कह सकते हैं, ओके। तो आप अगर समझना चाहते हैं कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज क्या है और कितना वेवलेंथ मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन का, तो वो आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसमें आप देखिए कि अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम लोग
1,00,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ मिलेगा हमें वो इतना मिलेगा 0.0037 नैनोमीटर। ठीक है। और रेजोल्यूशन देखिए, रेजोल्यूशन जो है हमें लाइट माइक्रोस्कोपी के मुकाबले में 1,00,000 टाइम्स मिलेगा। ठीक है। तो रेजोल्यूशन को मैं इसमें इंपॉर्टेंस है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। तो इसमें इस लेक्चर में मैं रेजोल्यूशन को समझाने की कोशिश करूँगा क्या होता है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल तक देख सकते हैं। मतलब समझिए कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी हाई हो गई कि हम लोग एटम के अंदर वाली चीज़ें भी देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग सेल के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। किससे कर रहे थे? फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी से हम किसी मॉलिक्यूल को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे हम किसी एटम को टारगेट कर सकते हैं, किसी एटम को भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग लाइव सेल या लाइव जो टिश्यू है उसको हम लोग नहीं देख सकते, है ना। क्यों नहीं देख सकते? जब हम सिंपल प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तब उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके एटम तक पहुंच सकते हैं, एटम के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सी एटम कहाँ पे है। ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में फोटोन की जगह पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हैं और ग्लास लेंस की जगह पे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। फिर जो मैं कहा था इलेक्ट्रॉन की सोर्स के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन की सोर्सेज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन सोर्स जो है आपको डिफरेंट रेजोल्यूशन अचीव करा सकता है ना। नैनोमीटर में रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपका लेस देन 3 नैनोमीटर टू 1 इतने नैनोमीटर का रेजोल्यूशन आप अचीव कर सकते हैं। और ये डिफरेंट सोर्सेस आपके हैं इलेक्ट्रॉन के, जो कि हम डिफरेंट माइक्रोस्कोप में डिफरेंट कंपनीज जो है माइक्रोस्कोप बनाने वाली वो डिफरेंट यूज़ करती है। ठीक है। तो ये ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको आइडिया देता है कि हम डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन बीम्स कहाँ कहाँ से ले सकते हैं और कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैविंग द इलेक्ट्रॉन सोर्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले वाले स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन की सोर्स हो सकती है। तो वो इलेक्ट्रॉन की सोर्स क्या होती है? एक फिलामेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को प्रोड्यूस करता है। क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकल के आ गया, है ना। इलेक्ट्रॉन जनरली ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना। जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। यही ना एटम का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इजेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन। हम एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इतना एक्साइट कर दें अगर इलेक्ट्रॉन को तो वो एटम से बाहर भी आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा तो बाहर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फिर हम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज का यूज़ करके आगे की तरफ फेंक देते हैं। ठीक है। तो वो किससे करते हैं? एनोड से। एनोड क्या है? एक्सीलरेट करता है बीम को। एनोड बेसिकली, एनोड जो है वो आपका एक आप समझ सकते हैं कि इसमें वोल्टेज अप्लाई करने का एक सोर्स है। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जैसे कि मैंने कहा ना एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है। तो वो वोल्टेज जो है एनोड पे अप्लाई की जाती है। तो जैसे ही एनोड पे वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से है इजेक्ट हुआ है वो मूव होना शुरू हो जाता है एक डायरेक्शन में, है ना। ये सब फिजिक्स के रूल के अनुसार होता है, जो आप फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटिंग वोल्टेज के कारण यहाँ जो क्लाउड बना वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है ना। जब ये मूव करता है तो उसको फिर हम कंडेंसर लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज़ करके हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्पेसिमेन के ऊपर फोकस किया हुआ है। ठीक है। तो जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन सोर्स होना चाहिए, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है हमें। फिर हमारे पास एनोड होना चाहिए जिस पे कि हम एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बीम। उसी को हम इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं ना। एंड नाउ वी हैव इलेक्ट्रॉन बीम हेयर। सो दिस इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस्ड ऑन ए पार्टिकुलर पॉइंट यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज फर्दर फोकसेस द इलेक्ट्रॉन बीम ऑन टू द सरफेस।
ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें फिर कंपोनेंट्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। तो इसमें बाद में हम लोग स्कैनिंग और टाइम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो फोकस हुआ है उससे फिर इमिशन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो डिटेक्शन का और इमेजिंग का जो प्रोसेस है वो सेम में और टेम में फ़र्क होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, तो बेसिक कंपोनेंट्स यही आपके हो गए। जो आपका हो गया इलेक्ट्रॉन का सोर्स एनोड हो गया जो कि एक्सीलरेटिंग वोल्टेज देगा, और आपके जो लेंसेज हो गए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाई करता है, एंड देन फोकस करता है स्टेज पे जहाँ पे कि हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है। ओके, हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि अब जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेसिक कंपोनेंट के बारे में जान गए, तो हमें जानना है मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन के बारे में। जैसा कि मैं कह रहा था कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन ही हमारा अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट एम है ना। जब भी हम माइक्रोस्कोप बनाएंगे या माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमारा मकसद क्या होगा, बेहतर से बेहतर मैग्नीफिकेशन, साथ में साथ बेहतर से बेहतर रिजोल्यूशन। सो वी विल ट्राई टू अचीव as much as magnification and resolution when we are using any microscope, है ना। हम चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोपी की बात करें या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें, आवर मेन पर्पस इज टू मैग्नीफाई। फर्स्टली इट वाज मैग्निफिकेशन, हम किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख पाए, हम जो नहीं देख पा रहे हैं, इनविजिबल है, उसको अब हम लोग देख पाते हैं, उसको विजिबल कर पाते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मैग्निफिकेशन, है ना। लेंसेज का यूज कर हम लोग मैग्नीफाई कर देते हैं। देन नाउ वी वांटेड टू नॉट ओनली मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो हैव द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि उस पर और डिटेल्स क्या है, कौन कौन से पॉइंट हैं, तो उसके लिए रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग समथिंग ओनली इन अपियरेंस नॉट इन फिजिकल साइज। मतलब ये अपियरेंस में बड़ा कर देता है, कोई चीज़ हमें अपियर होता है, इसका जो इमेज होता है, वर्चुअल इमेज, फाइनल जो वर्चुअल इमेज होता है, उसमें हमें अपियर होता है कि ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। फिजिकली उतना नहीं बढ़ाता। एक मान लिया बैक्टीरिया है या एक सेल है, तो उसकी अपनी साइज है, एंड दैट साइज रिमेन्स कांस्टेंट। व्हाट माइक्रोस्कोप डज, इट ओनली मैग्नीफाइज इट्स इमेज, इट इनलार्जेस इट्स इमेज, हमें बड़ा करके दिखा देता है, एंड दैट्स हाउ वी नाउ बी एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट, है ना। उसको देखने में काबिल हो जाते हैं, उसको देख पाते हैं, चाहे वो सेल हो चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, अब उसको हम मैग्नीफिकेशन से क्वांटिफाई करते हैं, जैसा कि आप लोग बता ही चुका हूँ मैं कि फाइनल मैग्नीफिकेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस और आपका आईपीस दोनों के मल्टीप्लिकेशन, जो मैग्नीफिकेशन है इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्टेंट जो होता है वो मैग्नीफिकेशन होता है। उसी में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि रिजोल्यूशन क्या है। रिजोल्यूशन क्या है, द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट, है ना। दो ऑब्जेक्ट को, दो पॉइंट को अलग अलग देखने की एबिलिटी को हम रिजोल्यूशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या था, किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को इनलार्ज करना, उस ना अपीयरेंस को इनलार्ज करना। लेकिन रिजोल्यूशन क्या है कि कोई दो पॉइंट है, उस दो पॉइंट को आप अलग अलग देख पाते हैं कि नहीं, ये एबिलिटी रिजोल्यूशन है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, साइड में दो पैनल बना हुआ है, ये लाइन खींचे हुए हैं, और ये आपको क्या कहते हैं, एक ही कलर का पूरा है इमेज। तो ये जो दोनों लाइन, अगर कोई भी दो लाइन आप डिफरेंट देख पा रहे हैं, वो ओवरलैप नहीं हो रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो ये जो एबिलिटी है ना, कि दोनों लाइन को अलग अलग देख पाते हैं, यही रिजोल्यूशन है। और हम कितने पास वाले पॉइंट को दूर देख पाते हैं अलग अलग, यही लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है ना। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना, मतलब 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो हम लोग उसको अलग अलग देख पाते हैं, या 1 नैनोमीटर के डिस्टेंस पे है तो उसको अलग अलग देख पाते हैं। तो ये देखने की जो एबिलिटी है ना, वही रिजोल्यूशन है। और ये रिजोल्यूशन की लिमिट होती है, हर एक, हमारी आई के भी लिमिट है, रिजोल्यूशन की लिमिट है। कोई भी माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो उसकी रिजोल्यूशन की लिमिट होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी लाइट की, है ना, या जो भी सोर्स जिससे हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उतना ही ज़्यादा रिजोल्विंग पावर होगा उसका। रिजोल्विंग पावर यानी कि कितना, रिजोल्यूशन तो हो गया कि दो ऑब्जेक्ट को, दो पॉइंट को अलग अलग देखने की पावर, एबिलिटी। रिजोल्विंग पावर किसी चीज़ का होता है ना, किसी मशीन का, या जैसे हमारे ह्यूमन आई का रिजोल्विंग पावर है, यानी कि वह कितने
पास के ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकता है। इस वाले पावर को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। तो आप यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर को ये एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो है वो 0.55 माइक्रोमीटर है ना, माइक्रोन के आसपास है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम के मुकाबले में इतना टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। आप ये समझ सकते हैं कि 11 लाख ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फर्क है आपके वेवलेंथ में, ग्रीन लाइट के वेवलेंथ जो कि विजुअल रेंज में आता है, जो कि फोटोन की बात अगर करें, लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें, तो ग्रीन लाइट की जो वेवलेंथ है वो 11 लाख टाइम्स लॉन्गर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन बीम के वेवलेंथ से। ठीक है, और इसी के कारण से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इट कैन रिजॉल्व ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.001 माइक्रोन और 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं हम, 10⁻⁻10 10 एंगस्ट्रॉम के पास की दो पॉइंट है उनको भी अलग अलग हम देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश करें कि मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को एनलार्ज करने की एबिलिटी। रिजोल्यूशन क्या है, दो पॉइंट को अलग अलग देख पाने की एबिलिटी। और रिजोल्यूशन जितना ही वेवलेंथ कम होगा उस लाइट सोर्स का या जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वेव जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इल्यूमिनेट करने के लिए ऑब्जेक्ट को, जितना ही कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ही रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा। ठीक है, मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन को मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाले स्लाइड से आप देखिए, इसमें जो फर्स्ट इमेज है, इमेज ए, उसमें हमने 10 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई किया है ना। ये ऑब्जेक्ट है मान लिया जाए, उसको हमने 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर दिया तो हमें ऐसा दिख रहा है। लेकिन इस वाले इमेज में हमने रिजोल्यूशन का ख्याल नहीं रखा, रिजोल्यूशन हमने नहीं सही से कैप्चर किया। लेकिन दूसरे वाले में आप देखिए कि इसी ऑब्जेक्ट को 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं, बट दिस टाइम वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रिजोल्यूशन, है ना, रिजोल्यूशन के साथ। तो आप इन दोनों इमेज के में फ़र्क देखिए कि इसमें नो डाउट ऑब्जेक्ट हमें बड़ा होकर दिख तो रहा है, ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिख रहा है इसके कंपेरिजन में, और हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे हमें दिख ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिटेल्स जो है, वो पॉइंट्स जो हैं, वो हमें नहीं दिख रहा कि वो पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन जब हम रिजोल्यूशन भी साथ में रखते हैं तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, हमें डिटेल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से दिख पाता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि दोनों का मैग्नीफिकेशन तो सेम है लेकिन रेजोल्यूशन डिफरेंट है। इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है, इस कारण से हम इसके डिटेल्स को भी देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स। और ये क्या है, ये वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई हैं, जो आप देखिए बी से ब्रूश मेम्ब्रेन है, सी से कोराई, रेटिनल पिगमेंट आरपी, आप देखिए यहाँ पे। तो हमें पिगमेंट एपिथेलियम जो है वो भी, रेटिनल रॉड सेल्स जो है वो भी हम क्लियरली इसमें देख सकते हैं, है ना, रेजोल्यूशन हाई होने के कारण। बट इसमें रेजोल्यूशन सही नहीं है, केवल मैग्नीफिकेशन है, तो हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन में ये फ़र्क है, ये सिग्निफिकेंस है दोनों का, ये आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दो टाइप के बारे में, जैसा कि मैं कह रहा था। पहला है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आप इसमें देखिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग बाहर के सरफेस को, सरफेस का उसका कॉन्टोर देखने के लिए, उसका सरफेस किस तरह से बना हुआ है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग अंदर की चीज़ देखने के लिए, सेल के अंदर। मान लीजिए एक सेल है, तो सेल के अंदर जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन होगा, है ना, और लिपिड का लेयर होता है, तो वो कैसा होगा, वो किस तरह से दिखेगा हमें, वो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करेंगे। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, हमने सेल को काट दिया, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है, कैसा है ना, या फिर कोई प्रोटीन कैसा है, किस तरह से दिखता है, कोई पार्टिकल है सेल के अंदर तो वो किस तरह से दिखता है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जब मैं एग्जांपल दूंगा दोनों का तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आप प्रिंसिपल समझने की कोशिश कीजिए। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन गन से, तो वो तो हो गया आपको। फिर इलेक्ट्रॉन गन, जो इलेक्ट्रॉन सोर्स है वो स्पेसिमेन के ऊपर हम लोग डालते हैं, है ना, एक तरह से इसको नहला देते हैं इलेक्ट्रॉन से शावर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीम को उसके ऊपर फेंकते हैं, है ना, स्ट्राइक करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं। तो जब इसी इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर स्ट्राइक करता है तो व्हाट हैपेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो
उस इलेक्ट्रॉन बीम को डिफरेंसली रिफ्लेक्ट करता है ना, उसके डेंसिटी के अनुसार, उसके प्रॉपर्टी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को अलग अलग तरीके से या तो डायरेक्ट वापस भेज देगा, है ना, रिफ्लेक्ट कर देगा, या स्कैटर कर देगा, है ना। तो स्कैटर करने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए साइड में डिटेक्टर लगे हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन से इल्यूमिनेट करते हैं, बम्बार्ड करते हैं किसी सेल को या किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो फिर एक्सरे भी रिलीज करता है। तो उस एक्सरे को रिलीज डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी डिटेक्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो द इंटेंसिटी ऑफ दिस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द इरेडिएटेड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट हमने इरेडिएट किया यानी कि इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया है, उसमें जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गया एक तो ऑब्जेक्ट में चला गया स्ट्राइक, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो उसके शेप और केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय डिटेक्टर विच जनरेट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया ये डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, वो डिटेक्ट करते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सरेज को, और उन सब जो इलेक्ट्रॉन या एक्सरेज हैं उनका यूज़ करके हम लोग CRT के जैसे कैथोड रे ट्यूब होता है तो इमेज फॉर्म करते हैं, उसी तरह से फिर उसको इमेज फॉर्म किया जाता है। और फिर वो इमेज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में ध्यान रखें, हम लोग जो इमेज है वो डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हम इमेज प्रोसेस होने के बाद जो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आता है ना, जो एम्पलीफायर वगैरह से होकर के आता है वो हम देख पाते हैं, है ना, एक वर्चुअल इमेज देख पाते हैं। डायरेक्ट हम जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में क्या डायरेक्ट हम अपनी आंखों से डायरेक्ट जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट आ रही है जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सेल के ऊपर से, वो देख पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग उसका इमेज देख पाते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यूज़ करके बनाया जाता है, ठीक है। अब इसी के ऑपोजिट आप देखिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, वही इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ भी वही इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन यूज़ करेंगे। इसमें आप ध्यान रखिए कि जो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप था उसमें हमें केवल उसके बाहरी अपीयरेंस को देखना था, बाहरी सतह के अपीयरेंस को देखना था, वो कैसा दिखता है। तो हमें उसको कुछ काटने या और उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसमें कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को रख करके अब देख सकते हैं सतह को, है ना। लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि नाउ वी आर ट्राइंग टू सी इनसाइड ऑफ द सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो हमें सेल को काटना पड़ेगा और हमें इलेक्ट्रॉन को उससे पार कराना है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे बम्बार्ड कर रहे हैं, वहाँ पे रखा हुआ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन, हम उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की वर्षा कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है या एक्सरेज मिल रहा है उसको डिटेक्ट करके उसका इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्पेसिमेन यहाँ पे है, हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ पे फोकस करके इसको थ्रू पास कर रहे हैं, है ना, वो उससे गुजर जा रहा है। समझ रहे दोनों में फ़र्क। स्कैनिंग में क्या था कि स्पेसिमेन के सरफेस के ऊपर टकरा करके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, एक्सरे निकल रहे थे, उससे इमेज फॉर्म हुआ। हमें सरफेस के बारे में बताया कि उसका सरफेस का शेप कैसा है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या है, और जो भी कंटूर है वो दिखता है हमें। लेकिन जब हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को स्पेसिमेन के थ्रू कर रहे हैं, स्पेसिमेन के आर पार कर दे रहे हैं, है ना। तो जब आर पार करेंगे तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस स्पेसिमेन की डेंसिटी के अनुसार डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट जो है वो क्रॉस करेगा उसको, है ना। इट इज़ यूज टू ऑब्जर्व फाइनर डिटेल्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट लाइक बैक्टीरिया एंड अदर। जो अंदर की बात जो अंदर है बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि DNA RNA है, उसको हम मोलिकुल है उसके बारे में देख सकते हैं, कोई पार्टिकल है उसके बारे में देख सकते हैं, है ना। तो द स्पेसिमेन to be examined is prepared as an extremely thin dry film or as an ultra thin section on a small screen and is introduced into the microscope at a point between the magnetic condenser and the magnetic objective। जैसा कि मैंने बताया कि अब स्पेसिमेन आपका बहुत ही थिन होना चाहिए, वो मैग्नेटिक कंडेंसर और मैग्नेटिक लेंस के बीच में रखा जाता है, और जब उसके थ्रू जाता है तो यहाँ पे आपका जो है इमेजिंग प्लेट है, ये इमेज बनाता है अब, ठीक है। द पॉइंट इज कंपेरेबल टू द स्टेज ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में देखे थे वहाँ भी क्या करते थे हम लोग, इल्यूमिनेट करते थे ऑब्जेक्ट को, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सेक्शन होता था, थिन होता था, वहाँ पे ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट होना जरूरी था। उसी तरह से यहाँ पे भी है, ऑब्जेक्ट को इतना थिन होना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास हो सके,
है ना। जब उसके थ्रू पास होता है तो उसके बाद जो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन जाती है वो इलेक्ट्रॉन फिर हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि जिससे वो गुजर के आया है वो कैसा है ना। स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में टकरा करके वापस आता है वो बताता है कि कैसा है, लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन उससे पास होकर उसके थ्रू होकर के जाता है, गुजर के जाता है, फिर वो बताता है इन्फॉर्मेशन कि उसके जिस स्पेसिमेन के थ्रू होके आया है वो स्पेसिमेन क्या है, कहाँ पे डेंस है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रिलीज हुई या कम रिलीज, कहीं पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया वहीं रुक गया, कहाँ इलेक्ट्रॉन पास हो गया, उसके अनुसार हमें उस ऑब्जेक्ट की इमेज पता चलती है। ठीक है, तो जब हमें दोनों के फंक्शन प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया तो हमें प्रोटोकॉल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे है हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैं शुरू से ही बता रहा हूँ माइक्रोस्कोपी के लेक्चर के पहले लेक्चर से ही कि सैंपल प्रिपरेशन जो है वो माइक्रोस्कोपी का बहुत ही मुख्य पार्ट है। माइक्रोस्कोप में हम रख करके ऑब्जर्व करने से पहले हमें सैंपल प्रिपेयर करना होता है, और सैंपल प्रिपेयर जब तक हम लोग सही से नहीं करेंगे तब हम लोग जो भी इंटेंडेड पर्पस है जो हम देखना चाहते हैं वो हम नहीं देख पाएंगे। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के लिए भी याद कीजिए, उसमें भी सैंपल प्रिपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए भी प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए फिक्सिंग, डिहाइड्रेशन ये लगभग कॉमन है, सारे प्रोटोकॉल में आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फिक्सिंग हम जो करते हैं वो किसी भी, जैसे ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, हैवी मेटल के ऑक्साइड से करते हैं। ठीक है, तो हैवी मेटल के ऑक्साइड से जब हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन से उसका जो इंटरेक्शन है वह ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैवी मेटल के ऑक्साइड से उसको स्टेन करते हैं। फिर जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हम लोग लाइव सेल्स को या लाइव टिश्यू को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में नहीं देख सकते, उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कोई वेट या डैम्प उसमें डाल देते हैं जहाँ पे कि वाटर है ना, अगर वो वाटर रहेगा तो वाटर से इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा और क्लाउड फॉर्म कर देगा, है ना। जैसे ही वो क्लाउड फॉर्म करेगा तो हमें इमेज सही नहीं मिलेगी, है ना, वो इमेज के फॉर्मेशन में हिंड्रेंस पैदा करेगा। तो दोनों के लिए, चाहे वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दोनों के लिए हमें जो भी स्पेसिमेन होना चाहिए वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, है ना। जैसा कि आप देखिए इसमें क्रिटिकल पॉइंट ड्राई होनी चाहिए, यानी कि आप इसको सीधे भाषाओं में समझ सकते हैं कि उसमें पानी की लेस मात्र भी नहीं होनी चाहिए। वी शुड रिमूव ऑलमोस्ट एवरी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम द स्पेसिमेन। क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग करेंगे तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट ड्रायर मशीन आता है, आप उसमें रख करके ड्राई कर सकते हैं, या कुछ केमिकल्स आते हैं जिसका यूज़ करके हम लोग उसको क्रिटिकली ड्राई करते हैं, जो कि जैसे हेक्सामेथाइल डाइसैलाजन है, तो इसका यूज़ करके हम लोग उसको क्रिटिकली ड्राई कर सकते हैं। तब उसको फिर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप के अंदर रखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन को उसको बम्बार्ड करेंगे, बम्बार्ड करने के बाद जो उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे या एक्सरे रिलीज होगा तो हमें बताएगा सरफेस का कैसा शेप है और क्या केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रोसेस जो है प्रोटोकॉल ज़्यादा लेंथी है ना। इसमें भी वो कॉमन, जैसा कि मैं बता रहा था, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, है ना, ये कॉमन है। आप वो यहाँ भी प्रोपिलीन ऑक्साइड से उसको डिहाइड्रेशन में लास्ट फाइनल इथेनॉल के बाद एक स्टेप जोड़ा गया है। ठीक है, फिर इसमें एम्बेडिंग करते हैं किसी रेजिन में या किसी ऐसे प्लास्टिक में, उसको एम्बेड करते हैं, किसको, सैंपल को, है ना। एम्बेड करने का मतलब हुआ कि हम रेजिन में हम क्या करते हैं, उसमें धंसा देते हैं, उसमें रख देते हैं ताकि हम उसको सेक्शन कर सकें, है ना। कोई जैसे छोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा टिश्यू है, तो उसको हम कैसे सेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसकी ड्राइंग जो है सेक्शन करने के टाइम में वो फिर से एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है उसको लेकर के फिर से वो वेट हो सकता है, तो फिर हमें इमेजिंग में प्रॉब्लम करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग उसको रेजिन में, किसी प्लास्टिक में उसको क्या करते हैं, एम्बेड कर देते हैं। एम्बेड करने के बाद फिर माइक्रोटोम या मशीन आते हैं जिससे हम लोग बहुत ही थिन सेक्शन काटते हैं, है ना। जैसा कि मैंने बताया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के बीम को आर पार कर देना है ना। तो जब हमें आर पार करना है तो सेक्शन जो होना चाहिए काफ़ी थिन होना चाहिए, तो उसकी सेक्शन जो है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के बीच होनी चाहिए, है ना। स्टील, फिर हम लोग ब्लेड का यूज़ करते हैं, स्टील लूप यूज़ करते हैं। उसमें जो जैसे ही काटेंगे कोई चीज़ बहुत ही थिन तो वो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो कॉइल हो जाता है। अब उस कॉइल को बचाने के लिए हमें उसको
ड्रॉप ऑफ वाटर से उसको फैलाते हैं। तो वो जो ऑलरेडी रेजिन के अंदर है या प्लास्टिक के अंदर है तो फिर वो ड्राई नहीं होता है, ठीक है। फिर हाँ, जब क्या कहते हैं सेक्शनिंग करते हैं तो सेक्शनिंग के टाइम में हमें ध्यान रखना होता है। इसमें देखिए इसमें एक ट्रिक कह लीजिए आप इसमें, कि हमें किस एंगल से ऑब्जेक्ट को देखना है ना। तो जिस एंगल से हमें ऑब्जेक्ट को देखना है हमें सेक्शन भी उसी एंगल को ध्यान में रख के करना होगा, तो है ना। तो एक लाइट माइक्रोस्कोप भी रहता है साथ में, जो जिससे सेक्शनिंग करने के टाइम हम देखते हैं कि हम जो काट रहे हैं वो वही सेक्शन उसी एंगल पे कट रहा है जिस एंगल पे हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना। या सपोज कीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम देखना चाहते हैं कोई पार्टिकल है क्या है, तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया सेक्शन में मिलना चाहिए। तो इतने छोटे से सैंपल को प्रिपेयर करने में हमें कैसे पता चलेगा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है उसमें, उस सेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। फिर हमें किस एंगल पे सेक्शन बनना चाहिए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के साइड से जाना चाहिए या माइटोकॉन्ड्रिया के बीच से जाना चाहिए, या हमें देखना है कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके जस्ट बाहर क्या है या न्यूक्लियस के अंदर क्या है। तो इस तरह की पोजीशन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे यूज़ करते हैं और सेक्शंस काटते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेनिंग होती है ना। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किसी तरह की स्टेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट ट्राई किए और फिर रख दिए और फिर बम्बार्ड किया इलेक्ट्रॉन से और उसके इमेज को फॉर्म हुआ देखा। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेन करना होता है, ठीक है। तो स्टेनिंग ग्रिड होती है, उस पर हम यूरेनाइल एसीटेट से 15 मिनट के लिए स्टेन कर सकते हैं और फिर सब्सिक्वेंटली लीड सिट्रेट से 5 मिनट के लिए स्टेन करते हैं और स्टेनिंग करने के बाद फिर वो देखने लायक बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। जब हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो ये पहला वाला इमेज देखिए, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये इमेज जो दोनों आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे पीएचडी के दौरान लिए गए हैं, मेरे पीएचडी के काम से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये आप देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें हम लोग ये जो सेल है इस सेल का कॉन्टोर देख रहे हैं, उसका सतह देख रहे हैं, उसकी बनावट देख रहे हैं, कैसे नीचे जो प्लास्टिक सरफेस है उस पर कैसे ये चिपक रहा है ना, किस तरह से ऑमलेट की तरह फैला हुआ है। तो उसमें जैसे यहाँ पे उठा हुआ लग रहा होगा आपको, तो ये हो सकता है यहाँ न्यूक्लियस का रीजन हो, है ना। तो उसमें जो सेल के प्रोसेसेस हैं, सेल के जो अटैचमेंट प्रोसेस हैं, कैसे बनता है, क्या है इसमें, ये स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये तो हम सरफेस के डिटेल के बारे में हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। उसकी लेंथ और विड्थ क्या है सेल की, हम उससे माइक्रोस्कोप में टूल होते हैं उससे हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें इस वाले ऑब्जेक्ट में, इस वाले इमेज में और इस वाले इमेज में आप देखिए सेल का सेक्शन है ना। ये एक सेल है, इसके बीच से एक सेक्शन काटा गया है जिसमें आप देखिए ये न्यूक्लियर रीजन है, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियर रीजन है। फिर आप देखिए सेल का जो ये साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ आपको डार्क ब्लैक और कुछ ब्राउन कुछ वाइट इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट और जो ग्रे स्केल इमेज है, जो डिफरेंट ग्रेस यानी कि ब्लैक से लेकर के वाइट तक के बीच में ग्रेनेस को दर्शाता है, इसी से हम लोग पता करते हैं कि सेल के अंदर कौन से पार्ट में क्या हो सकता है ना। देखिए न्यूक्लियस का पार्ट जो है कैसे बाकी पार्ट से डिफरेंट दिख रहा है, डेंस सा दिख रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिख रहा है क्लियरली, है ना। फिर जो स्पेसेस हैं वैक्यूल हो सकता है, वो खाली स्पेसेस हमें दिख रहे हैं, है ना। और फिर ये कुछ पार्टिकल हो सकते हैं जो कि सेल के अंदर है। फिर ना सेल के प्रोसेसेस को हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये दिख सकता है सेल में क्या प्रोसेस है। देखिए सेल के यहाँ पे ये प्रोसेस निकल के आ रहा है। तो इतने बारीक इतने डिटेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी कर सकते हैं। बाकी जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि आपने क्या दिया है, सेल स्ट्रेस में है या नहीं है, कोई ऑर्गेनल है वो आपस में फ्यूज़ हो रहा है या लाइसोसोम में फ्यूज़ होकर के कुछ डाइजेस्ट कर रहा है, या माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो कहाँ पे है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा होगा। लेकिन ये इमेज मैंने छोटा करके लगाया है तो इसमें आप नहीं देख सकते, लेकिन और भी इमेज आप उसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखेंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रियल रीजन भी दिख सकता है। जैसे टिपिकल आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जिगजैग जैसा बना होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, उस तरह से आपको दिखेगा इसमें, ठीक है। तो वो उस तरह के स्ट्रक्चर आप जो जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जैसे टेक्स्ट बुक में बने हुए देखते हैं टिपिकल ऐसे, या फिर गोल्गी बॉडी का देखते हैं, गोल्गी ऑपरेटस का देखते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। वो सारे स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बाद ही डिसिफर किया गया है कि ये ऐसा दिखता है ना।
तो उस तरह के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं, है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम उसके बाहर के अपीयरेंस को पता कर सकते हैं, वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। और लीजेंड यूज़ होते हैं उसमें दिखाने के लिए, जैसे ये मैग्नीफिकेशन है 2000 टाइम्स है, ये दिस इज़ दी ओनली 2000 टाइम्स मैग्नीफाइड फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आप देखिए कि इसमें 4400 टाइम्स इनलार्ज किया गया है ना, X4400, यानी कि 4400 गुना, और 80 किलो वोल्ट इस पर अप्लाई किया गया है ना। जैसा मैं बता रहा था, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, कितना वोल्ट अप्लाई किया गया है, कितना मैग्नीफिकेशन है, उसका रेजोल्यूशन कितना है। देखिए ये पिक्सल जो दिया हुआ ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन को पिक्सल में या DPI में डिनोट करते हैं, है ना, डॉट्स पर इंच DPI में डिनोट करते हैं या पिक्सल में डिनोट करते हैं। तो ये पिक्सल में डिनोट किया हुआ है, इतना इंटू इतना पिक्सल इस पूरे इमेज में अवेलेबल है, ओके। और फिर ये यूज़ करते हैं, आपका लीजेंड है, ये बताता है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कितना है, लाइक ये इतना 5 माइक्रोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये लगभग आपका 5 गुना होगा, 25 माइक्रोमीटर या 30 माइक्रोमीटर की डायमीटर होगी इसकी। हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल की साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या सेल की उसके अंदर न्यूक्लियस है या कोई और छोटे ऑर्गेनेल्स हैं उनको बारे में हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं इस लीजेंड से। यहाँ भी लीजेंड देखिए दिया हुआ 30 माइक्रोमीटर का, ठीक है, 30 माइक्रो, ये डिस्टेंस 30 माइक्रोमीटर है। इसी से आपको रिलेट कर सकते हैं कि सेल की साइज़ कितनी बड़ी है। कोई बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया कितना बड़ा है, उसकी साइज़ को जैसे हम टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ देखते हैं कि इसकी साइज़ इतनी से इतनी है, तो हम लोग कैसे जानते हैं, वो माइक्रोस्कोपी से जान सकते हैं, है ना। तो ये सारे एप्लीकेशन है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, हम सेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कुछ चैलेंजेस भी हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ऑपरेट करने के लिए वैक्यूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो वैक्यूम के थ्रू ही ट्रेवल करती है, हमें अंदर वैक्यूम क्रिएट करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो बायोलॉजिकल सैंपल है, बायोलॉजिकल टिश्यू है, उसके लिए हमें कॉन्ट्रास्ट कम मिल सकता है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटेंस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेक्निक आर ऑफन नेसेसरी टू विजुअलाइज बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर। बायोलॉजिकल अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें और ही जटिल, जैसे प्रोटोकॉल मैंने बताया, ये प्रोटोकॉल आपका बेसिक प्रोटोकॉल है। हम अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमें और भी डिटेल्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए मैंने बता रहा था कि जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए 0.5 से 1 माइक्रोन के बीच में ही होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास करेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू पास नहीं करेगा तब तक हम उसके अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं देख सकते, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल सैंपल के लिए एक और प्रॉब्लम आती है चार्जिंग की, है ना। तो जनरली जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं नॉन कंडक्टिव, आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो वो कैसे मूव करता है, वो मूव करेगा तभी जब कोई उसको क्या कहते हैं कंडक्टर मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, कंडक्टर के थ्रू ही मूव करता है। जहाँ की जब भी कोई कंडक्टर के 2 एंड पे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसको कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें कंडक्टर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं वो जनरली नॉन कंडक्टिव होते हैं, यानी कि वो कंडक्टर नहीं होता है, तो उससे हमें चार्ज करना पड़ता है ना। तो चार्ज करने के लिए जो स्टेन होती है हैवी मेटल से, जैसा कि मैं कह रहा था कि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से उसे स्टेन करते हैं, है ना। तो वो स्टेनिंग हैवी मेटल से इसलिए किया जाता है ताकि उसको हम कंडक्टिव बना सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसको कंडक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन के लिए वो कंडक्टर का काम कर सके, तभी इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू जा सकेंगे, या इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बिहेव, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेव मोशन है या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाएगा, वो तभी कर पाएगा जब उसमें कंडक्टिविटी होगी। उस कंडक्टिविटी को अटेंड करने के लिए हम लोग हैवी मेटल से उसको स्टेन करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को समझ पाए होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं एज ए लेंस टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग उसके सैंपल प्रिपरेशन के डिफरेंट टेक्निक को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।